हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। नाउ इस वीडियो का आप सब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि एक वीडियो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी पे बनाई जाए। देखो, पढ़ा आप सब ने काफ़ी ज़्यादा है, 2-3-4 महीनों से आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। फॉर डिफरेंट एग्जाम उन्होंने पढ़ा है, शायद कहीं ना कहीं वो रह चुके हैं 1-2 मार्क्स की वजह से, या फिर पढ़ा तो अच्छे से था बट एग्ज़ाम हॉल में ऐसा हुआ है कि अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से वो वहाँ से बाहर हो चुके हैं, मतलब आप उनका नंबर अल्टीमेटली लिस्ट में नहीं आया है। तो वही चीज़ों को अगर आपने अवॉइड करना है इस वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, क्या रहेगी आपकी एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी। फ्रेशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो भी यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। उसमें देखो OMR फिल करना वो तो आपको आता होगा, बट टाइम मैनेजमेंट ये इशू होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ। नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है, कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बोले जाएंगे वो सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पे नए हो, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है आपने, चाहे NT हो, SI हो, फॉरेस्टर हो, उसके अलावा जो भी आने वाले एग्ज़ाम से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री कंटेंट जितना भी होगा पॉसिबल हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट भी। तो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे मैंने वैसे OMR का एक सैम्पल शीट आया हुआ है, आपको मैं बताऊँगा कैसे फिल करना है। बट उससे पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लेनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरी पहली सजेशन यही रहेगी, आई होप आप सब ने एडमिट कार्ड अभी तक निकाल दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एडवांस में कि एडमिट कार्ड निकाल लेना। बट अगर अभी तक आपने नहीं निकाला है तो मेक श्योर फ्राइडे से पहले आप एडमिट कार्ड निकाल लो। और संडे पे तो बिल्कुल भी मत छोड़ना कि 12 के बाद हमारा एग्ज़ाम है हम सुबह निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी आपको पता होगा साइबर कैफ़े वाली शॉप्स उस टाइम बंद होती हैं, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड ना निकले। फ्राइडे से पहले ही निकाल लेना, मैक्सिमम आप सैटरडे को निकाल लेना, ठीक है। संडे के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेना आप, एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो सारी अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या आपको साथ लेना है। एक तो एडमिट कार्ड लेना मस्ट है, उसके साथ साथ आपको एक ID प्रूफ भी लेना है, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर इलेक्शन कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है, एक ID प्रूफ। उसके अलावा अगर एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो प्रॉपर नहीं है तो 1-2 फ़ोटोज़ भी अपने रिसेंट वाले साथ ले लेना। कोशिश करना पिछले 6 महीने के ही हों वो फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन, अगर ब्लू लेने हैं तो ब्लू ले लेना, अगर आपने ब्लैक लेना है ब्लैक लेना, दोनों चलेंगे वहाँ पे, बट कोशिश करना बॉल पॉइंट पेन हो, और 2-3 साथ ले लेना, एक ही मत लेना, ठीक है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आप साथ ले सकते हो। और एक सजेशन मेरी तरफ से है आपको, अपना एक कार्डबोर्ड साथ ले लेना। कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पे जो डेस्क वगैरह होता है, बेंच होता है, वो कटा फटा होता है, मतलब उसकी वजह से आपका जो OMR होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करना एक ट्रांसपेरेंट जो आता है ना कार्डबोर्ड, वो साथ ले लेना, आराम से वो आप अंदर लेके जा सकते हो कोई दिक्कत के बिना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले अपने साथ लेनी है। दीज आर मैंडेटरी थिंग्स। ना उसके बाद जब आपको OMR दिया जाएगा, देखो ये एक सैम्पल OMR है, सेम टू सेम ऐसा OMR नहीं होगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ OMR कैसे फिल करना है। नाउ मान लो आपका नाम, वैसे तो काफ़ी कम OMRs में नाम होता है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं JKSSB के का जो OMR होता है वहाँ पे आपने नाम फिल करना होता है या फिर नहीं। तो मान लो अगर वहाँ पे नाम फिल करना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, आप अपना नाम लिखोगे। अब जैसे मान लो आपका नाम है आकाश, ठीक है। यहाँ पे देख लो फर्स्ट, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करना है, अच्छे से ही दिखाता हूँ मैं, देख लो थोड़ा, बट सो दैट आपको, देखो आपने कितना भी पढ़ा हो तब तक फ़ायदा नहीं है। अब आप पिछले इतने महीनों से आप पढ़ रहे हो सकता है कुछ सालों से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपने OMR गलत कर दिया तो मान लो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे पहले चाहे रोल नंबर हो, नाम हो, ये सारी चीज़ें आपने काफ़ी अच्छे से भरनी है। चाहे आपको इसके लिए 5 मिनट, मतलब जो आपका टाइम है ये अराउंड आई थिंक 2 आवर्स है, उसमें से 5-7 मिनट चले भी जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, बट OMR आपने रोल नंबर वगैरह अच्छे से भरना है। अब देखो जैसे आकाश है आपका नाम, यहाँ पे आप A लिखोगे, KASH, ठीक है। तो देखो आप A कैसे फिल करोगे, आप पहले आप A पूरा प्रॉपरली फिल करोगे, ठीक है ना, बाहर जाओगे सर्कल से ना अंदर। फिर K आप ढूंढोगे कहाँ पे है, तो देखो GF, देखो यहाँ पे है K, ठीक है, यहाँ पे A, इसको आप पूरा प्रॉपरली सर्कल को फिर करोगे, फिर K, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आएगा A, ठीक है। उसके बाद S ढूंढना है आपने, 4th लाइन में आपने नीचे जाना है। 4th लाइन में कहाँ पे, देखो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, S देन H 5th लाइन में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पे छोड़ दो आप, नाम तो आप समझ के कैसे फिल करना है। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है 3 4 9 8 7 6, कुछ ऐसे करके आपका रोल नंबर है। अब देखो कैसे फिल करना है,
3 आपने ये वाला सर्कल फिल करना है। अब ऐसा नहीं कि नीचे 4 आप ये वाला फिल करोगे, नहीं, 4 आपने इस वाली लाइन वाला फिल करना है, ठीक है, जहाँ पे आपने 4 लिखा है उसके नीचे वाली लाइन। फिर 9 आपने जिस लाइन में ये है वही वाला आपने कॉलम ढूंढना है, वो आपने फिल करना है 9, ठीक है। ये पूरा अच्छे से फिल करना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा फिल एग्जैक्टली कैसे करना है। 8 ये वाला फिल करना है, 7 ये वाला पूरा फिल करना है सर्कल, 6 ये वाला पूरा फिल करना है। अब फिल करने कैसे करना है तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो आपने ये वाले सारे रॉन्ग मेथड से बाकी सर्कल्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जो आपका जैसे करेक्ट आंसर भी होगा नीचे क्वेश्चन नंबर 1 का, जैसे आपको लग रहा है सी पार्ट, तो सी पार्ट को आपने ऐसे फिल करना है, ठीक है। बाकी डी, बी या ए ना ही आपने ये करना है, ना ही आपने आधा फिल करना है, ना ही आपने टिक मार्क करना है। समझ गए आप सर्कल को कैसे फिल करना है, पूरा प्रॉपरली फिल करना है। मैंने आपको बता दिया रोल नंबर आपने कैसे फिल करना है। वहाँ पे आपको फिर जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसका भी आपको वहाँ पे दिया गया होगा, उसका नंबर और सीरीज़ वो भी आपने वहाँ पे फिल करना है। फिर अपना सिग्नेचर करना है आपने, और इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर खुद करेगा। तो अगर नेम दिया होगा आप नेम भी आराम से फिल कर सकते हो। आपने जहाँ पे लेटर लिखा है नेम का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, इसी के कॉलम में फिर वही वाला आपने अल्फ़ाबेट को सर्कल करना है। समझ गए आप। तो ये आपने ऊपर ऊपर से कर देना है। फिर आपको 100 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। जैसे ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मान लो डी, ठीक है, आप इसको फिल करोगे पूरा प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया इसको पूरा सर्कल को फिल करना। अभी मुझसे हो नहीं रहा है यहाँ पे, बट आप वहाँ पे पेन से आराम से फिल करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, ऐसे फिल करोगे आप, ठीक है, समझ गए, पूरा प्रॉपरली अच्छे से फिल करोगे। और देखो बेस्ट चांस यही होता है, अगर आपने अपना थोड़ा सा टाइम बचाना है, कैसे फिल करना, आप सेंटर से फिल मत करना। ये जो डी का ये जो लाइन है ना बाहर वाली सर्कल, आप सबसे पहले इस पे पेन घुमाओगे फिर अंदर की तरफ लोगे, वैसे सर्कल थोड़ा जल्दी फिल हो जाता है, ठीक है। 1-2 सेकंड आपका बच जाएगा। और अगर हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही अटैम्प्ट करोगे 200-300 सेकंड, मतलब कि 5-6 मिनट आपके वैसे बच जाएंगे। और 5-6 मिनट का क्वेश्चन मतलब है आप 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव मार्किंग को कैसे आपने अवॉइड करना है इन दी एग्जाम हॉल, ठीक है। आई होप आप सब ने हलवा कभी ना कभी खाया होगा, ठीक है। हलवा आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ये तो हलवा है, मतलब वेरी इजी, ठीक है। अगर आपको हलवा क्वेश्चन भी वहाँ पे दिखेगा, आप कमेंट सेक्शन में कसम खा के जाओ कि अगर हलवा क्वेश्चन भी होगा, सेम ऐसे ही कसम खा के जाओ, ठीक है, ओथ ले लो सभी। अगर हलवा क्वेश्चन भी होगा सर, हम एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये ओथ आप कमेंट सेक्शन में सभी ले लो कि अगर आपको हलवा क्वेश्चन भी वहाँ पे दिखेगा, आपको लगेगा ये तो आंसर है ही इसका, ठीक है। हमने आधा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने ऑप्शन देखा, हमें लगा कि यहाँ यही वाला ऑप्शन है, लगा दिया। अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो भी आप मिनिमम 2 बार क्वेश्चंस एज वेल एज ऑप्शंस पढ़ोगे। समझ रहे हो आप, कसम खा के जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, जब आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन, फिर आपको समझ आ जाएगी मैंने ये क्यों बोला है। अगर आपको हलवा क्वेश्चन भी दिखेगा, आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझ गए आप। डायरेक्टिव वर्ड पे फोकस करोगे। डायरेक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इज अ फीचर मतलब यहाँ पे इज है पूछा गया है, इज नॉट अ फीचर ये भी आपने देखना है क्या पूछा गया है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है, सिनोनियम पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्टिव वर्ड यही होते हैं। इज करेक्ट पूछा गया है, इज नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो डायरेक्टिव वर्ड आपने देखना है पूछा क्या गया है। इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, इज अ फीचर, इज नॉट अ फीचर, एंटोनियम पूछा गया है, सिनोनियम पूछा गया है, क्या चीज़ पूछी गई है वैसे आप आंसर वहाँ पे दोगे। स्टैटिक क्वेश्चंस जो भी होंगे, डेट्स वगैरह, अगर आपने पढ़ी हैं वो चीज़ें, अच्छे से आपने देखी हैं वो चीज़ें, आपको पता है यही आंसर है, तो आप लगाओगे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आप छूओगे भी नहीं, समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव आंसर्स आने का, नेगेटिव स्कोर होने का बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है 4 क्वेश्चन होंगे, आपके 3 गलत 1 करेक्ट, कभी कभी वो भी नहीं होता है। अगर स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे हैं, डेट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें और भी होंगी, मतलब कि ईयर वगैरह पूछेंगे वहाँ पे, जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, कभी सुनी ही नहीं है उसके बारे में, अब देखो सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहीं सुने ही नहीं हैं, उनको आप टच भी नहीं करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कब आपने टच करना है उनको मैं आपको आगे बताऊँगा, बट फिलहाल आप उनको टच नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको लगता है, जैसे क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको लगता है या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, ठीक है, या आपको ये लगता है या आपको ये लगता है ये और ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, इन 2 में से कोई एक हो सकता है, वहाँ पे हम बोलते हैं 50-50 रूल। ऐसे क्वेश्चंस को आपने नहीं छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर किसी भी ऑप्शन को आप टिक कर लो, वहाँ पे आपका स्कोर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, समझ गए आप। जहाँ भी 50-50 आंसर्स ऑप्शन जहाँ पे आप आ गए, मतलब कि 2 ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन मेथड से हमेशा जाना चाहिए, सबसे पहले आपने कोशिश करनी होती है एलिमिनेट करने की आंसर्स को, आपका आंसर खुद ही निकल आता है। जहाँ पे आपको लगता है कि 2 आंसर्स तो नहीं है, इन 2 में से कोई एक हो सकता है, वो वाले क्वेश्चंस आपने हमेशा क्या करने हैं,
टिक करने हैं, वो वाले क्वेश्चन आपने लगाने हैं। आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब आपको पता है, आप समझ पा रहे हो कि कहीं कंसेप्ट्स लगा के आप पढ़े तो नहीं हैं, बट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स लगा के आप जहाँ पे आप आंसर्स निकाल पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं कंसेप्ट से एटलीस्ट एक या दो ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इन एक दो में से कोई एक है, और किसी एक पे आप पूरा श्योर हो कि हाँ ये वाला तो कंसेप्ट लगा के निकल रहा है, वो वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करोगे। समझ गए आप? एटलीस्ट आप क्वेश्चन को दो बार पढ़ोगे मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। डायरेक्टिव वर्ड पे फोकस करोगे, क्या पूछा गया है आप वो देखोगे। स्टैटिक क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं अटेम्प्ट करना है, नहीं आते हैं छेड़ना बिल्कुल नहीं है। 50-50 जहाँ भी होगा वो आप हमेशा लगाओगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे अगर आपको कोई लगता है ऑप्शन कि हाँ ये वाले ऑप्शंस तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट से बन रहा है ऑप्शन, तो वो वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। समझ गए आप? टाइम को कैसे मैनेज करोगे? देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स की क्या गलती होती है, वो सबसे पहले पकड़ते हैं मैथ्स और रीजनिंग को। कुछ क्वेश्चन तो वो निकाल लेते हैं, बट कोई क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है, हमसे भी फंसता था, आपसे भी फंस जाएगा क्वेश्चन, और आपको पता ही नहीं चलेगा, वो हम ईगो पे ले लेते हैं। तो ईगो पे नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं आता है कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जब हमारे पास टाइम बचेगा वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग को आपने सबसे लास्ट पे छोड़ना है। सबसे पहले जीके आता है अटेम्प्ट करने हैं फटाफट से, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स, आपको पता है या तो आता है या नहीं आता है, वहाँ आपने सॉल्व करने नहीं बैठना है। उसके बाद इंग्लिश थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, बट आप अल्टीमेटली वहाँ पे क्वेश्चंस को निकाल लोगे। जब आपके ये एक बार हो गए कंप्लीट, ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे यहाँ पे आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद जाओगे आप मैथ्स और रीजनिंग पे। अब मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आधे क्वेश्चंस जो आप फटाफट से निकाल लोगे, आधे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। जैसे ही आपको लग रहा है कि ये वाले इतने क्वेश्चंस मेरे हो गए, ठीक है, यहाँ से भी आपने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए, यहाँ से भी आपने निकाल लिए, अब यहाँ से कुछ बचे हुए हैं जो आपको लगता है, कुछ तो होंगे ऐसे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है कि 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मैंने, 100/100 कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो उनको अटैम्प्ट नहीं करना है, बट जहाँ पे आपने टिक मार्क कहीं पे किया होगा ना कि यहाँ पे मैं वापस आऊँगा, अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, वापस आओ सेकंड को में, इनको करेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप जो सॉल्व कर सकते हो कर लो, फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप वापस जाओ, जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी कर दो। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, जो 5 से 10 या 15 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, मतलब वो पता चलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपने कैसे करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं। जो आपके पास क्वेश्चन बचते हैं फिर एक थर्ड अटैम्प्ट में फिर आप उनको भी कोशिश करो, ठीक है। मैं अभी हमेशा ऐसे ही करता हूँ, एटलीस्ट 3 गोज में मैं पेपर को करता हूँ। फर्स्ट जो आते हैं फर्स्ट आप वही करोगे, ठीक है। वैसे आपके अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 10 to 15 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में भी निकल जाएंगे। फिर बचते हैं 15 to 20 क्वेश्चन। फिर उसमें से कभी कभी क्या होता है, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपका दिमाग और फास्ट चलने लग जाता है, ठीक है, और चीज़ें आपको याद आना लग जाती हैं, ठीक है। तो बाकी इनमें से जो कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे, पहले जो आपको लगता था नहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, तब तक उसमें से भी 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे। अराउंड 3 अटेम्प्ट्स में आपने पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले जीके, उसके बाद कंप्यूटर्स, उसके बाद इंग्लिश, या फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग इतना तेज़ है, हो सकता है आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत तेज़ हो, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स और रीजनिंग वीक होता है, तो इसको आप एंड पे रखो। क्योंकि ऐसे क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग करते करते आप 4-5 क्वेश्चंस ऐसे फंस जाएंगे कि आपका 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ गए आप? तो ऐसा मत करना, सबसे पहले जो आपको आता है और वो आपको इन्हीं में से आएगा वो कर लो, मैथ्स और रीजनिंग लास्ट पे। समझ गए? नाउ लास्ट थिंग, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देखो ये चीज़ डिपेंड करती है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे। अब हर पेपर की डिफ़िकल्टी, मतलब उसका डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी मैं कांस्टेबल के हिसाब से बोलूँगा, जैसे कि अगर आपको 60 या फिर 55 क्वेश्चन आते हैं हार्डली, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये मुझे डायरेक्टली आते हैं, बाकी आपको नहीं आते हैं, तो यहाँ पे इस पेपर को बोला जाएगा डिफ़िकल्ट कांस्टेबल के लिए। वैसे ही अगर जेकेपीएससी की बात करें हम या यूपीएससी की, वहाँ पे अगर आपको 50 या 55 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं तो आप टॉपर हो वहाँ पे, ठीक है, प्री में। वहाँ पे इतने क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, वहाँ पे 25, 30, 35 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको डायरेक्टली आते हैं, कभी कभी उतने भी नहीं। तो यहाँ पे कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको 60 या फिर 55 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से सिलेबस को पढ़ा हुआ है। अब कोई बिना पढ़े वहाँ पे जाएगा, उसको हो सकता है वहाँ पे 20 क्वेश्चंस भी ना आए, ठीक है, उसने पढ़ा ही नहीं है, वो नहीं बोल सकता है डिफ़िकल्ट है पेपर, हो सकता है बाकी वहाँ पे इजीली कर ले पेपर। जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ा हुआ है, अगर उनको वहाँ पे 55 to 60 इससे ज़्यादा आपको नहीं आ रहे हैं, तो आपने मान के चलना है कि हाँ पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर आपको कोशिश करनी है कि अराउंड 75 या फिर 80 क्वेश्चन आपने वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ी नेगेटिव मार्किंग करके आपका स्कोर 75 के आसपास रहना चाहिए, वो आप वहाँ पे फिर हिसाब देख लोगे। उसमें से इजी आपको लग जाएंगे कुछ आपने फिर 50-50 से करने हैं, कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट लगा के आपने 75 to 80, 82, 84 के आसपास अपना स्कोर लेना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है मीडियम है पेपर, मीडियम कैसे आपको पता चलेगा, अराउंड 65 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ पर आएंगे, कुछ आपको कॉन्सेप्ट लगा के निकाल लोगे और कुछ आप
50-50 से निकाल लोगे। तो मतलब आप मान के चलो 85 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा। उसमें 85 टू 90 क्वेश्चन आपने वहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं अगर आपको लगता है मीडियम है। अगर आपको लगता है काफ़ी ईजी है फिर आपने सीधे 90 प्लस को टारगेट करना है। ईजी का मतलब यहाँ पे 75 टू 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हैं। फिर आपका स्कोर, आपका टारगेट रहना चाहिए 90 टू 95 क्वेश्चंस मैंने मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि देखो हार्ड होगा पेपर कट ऑफ नीचे आएगा, इजी होगा पेपर कट ऑफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप कोई गलती नहीं करोगे। स्टिल अगर मुझसे कुछ छूट गया है, कोई और आपको सजेशन चाहिए होगी, आप मुझे बताओ। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ज़रूर आप सबका आंसर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट हमारा होगा फॉर कांस्टेबल आज शाम को फिर से 9:30 या फिर 9:40, यही दो हमारे टाइम होते हैं। आ जाना आप सब मॉक टेस्ट में भी, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड वगैरह तक भी शेयर कर लो जो भी जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो दैट वो भी कोई गलती ना करें एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सबको पता है आप चैम्पियंस हो और आप सब करके अच्छे से करोगे पेपर। ठीक है, और मिलते हैं अब शाम को मॉक टेस्ट के टाइम। बाकी आपको पता है आपका चैनल है, आपने जो टारगेट लिया हुआ है उसको आपने मिस नहीं करना है। 27K बाई 9 दिसंबर ये चैनल हो जाना चाहिए। और अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, येस मैं भूल गया, ओनली इन 89 रुपीज़ आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो भी हमने इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 6006893955। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए जो भी मैंने बोला है उसको अच्छे से आप सबने इम्प्लीमेंट करना है। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा वहाँ पे। चलो मिलते हैं शाम को, बाय बाय।